नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हमारे मित्र हैं सुमित अवस्थी। उन्होंने पिछले हफ्ते बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के हवाले से बताया कि कुंडली मिलाकर शादी करने वाली दंपतियां प्रतिशत में ज्यादा सुखी और दीर्घकालिक वैवाहिक जीवन बिताते हैं। इसी बीच देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण शोध किया है। एक तथ्य आकलित किया है, जो समाज से जो प्रैक्टिकल डेटा लिया है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके जीवन में जो समृद्धि और जो सुगमता, सरलता और संतुष्टि का जो स्तर है, वो उनको हम लोगों ने प्रतिशत में आकलन करने का कोशिश किया है। अब यहाँ तक तो चलता है कि बीएचयू के ज्योतिषाचार्यों ने दिमागी खलल में कोई तथाकथित शोध ठेल दिया हो। सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है, पर अपने शोध में क्या प्रोफेसर साहब ने यह भी कहा होगा जो सुमित भाई ने बताया? कुंडली न मिलाई तो इसका अंजाम पार्टनर का कातिल भी बना सकता है। कुंडली न मिलाई तो इसका अंजाम पार्टनर का कातिल भी बना सकता है। मुझे शक है कि ज्योतिष विज्ञान का कोई मास्टर इतना बारीक अंतर्यामी होगा। कुंडली का सीधा संबंध नीले ड्रम से स्थापित करना एनडीटीवी का ही कमाल हो सकता है। बहरहाल कुंडली मिलान जैसी अंधश्रद्धा पर आर्य समाज से लेकर वर्तमान में तमाम विचारकों और चिंतकों ने रोशनी डाली है। कुंडली मिलान क्यों पाखंड और अंधविश्वास है, उसे तर्क और उदाहरण की कसौटी पर कसने की क्यों जरूरत है, यह काम सुमित अवस्थी और एनडीटीवी का था, जो उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने बीएचयू वाले मास्टर साहब के अंधविश्वास को ही बल देने का काम किया। यह काम इतना मुश्किल भी नहीं था। हमारे बचपन की यादों के डरावने खलनायक अमरीश पुरी साहब ने इसे बखूबी साबित किया है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी। यह तो फिल्मी बात हुई। यह बताना एनडीटीवी की जिम्मेदारी थी कि कुंडली को विवाह की सफलता से जोड़ना अंधविश्वास है। यह क्यों तर्क और विज्ञान के विरुद्ध है, उसे भी समझ लेते हैं। पहला तो कारण यही है कि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का मानव जीवन, विशेष रूप से उसके वैवाहिक संबंधों पर सीधे प्रभाव पड़ने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है। उदाहरण के लिए हम अपने ही धर्म ग्रंथों के सबसे प्रतिष्ठित पूज्य भगवान राम और माता सीता का दाम्पत्य जीवन देखें। दोनों के सभी 36 गुण कुंडली वालों ने मिलाए थे, ऐसा दावा हमारे शास्त्र करते हैं। 36 गुण का मिलान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सच हमारे सामने है। दोनों को जंगलों में भटकना पड़ा। बाद में राम ने सीता का त्याग ही कर दिया। यह तो शास्त्रों की बात हुई। वर्तमान में भी आप देखें तो पाएंगे कि हमारे आसपास तमाम ऐसे लोग कुंडली मिलाकर शादी करने वाले मौजूद हैं, लेकिन उनके विवाह असफल हो गए। इनकी इतनी हिम्मत। कुंडली और भाग्य के खोखलेपन को बर्नम इफेक्ट के जरिए और आसानी से समझा जा सकता है। ज्योतिषियों और कुंडलियों की भविष्यवाणियां अक्सर बेहद सतही और सामान्य निष्कर्षों पर आधारित होती हैं। ये औसतन ज्यादातर परिस्थितियों में आंशिक या पूर्ण रूप से लागू होती हैं, और लोग उन्हीं सामान्य निष्कर्षों को ज्योतिषियों का सच मान लेते हैं। मसलन कुंडली में आएगा कि विवाह में कुछ समय के लिए असहमति हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से सब ठीक हो जाएगा। यह इतना सामान्य कथन है कि किसी के भी रिश्ते पर लागू हो सकता है। इसमें कुंडली का कोई महत्व या योगदान नहीं है। मूल बात यह है कि विवाह की सफलता व्यक्तियों की आपसी समझ, संवाद, समान मूल्य, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली जैसी तमाम चीज़ों पर निर्भर करती है, जबकि कुंडली इन तमाम मानवीय और व्यावहारिक पहलुओं को नज़रअंदाज करके दाम्पत्य की सफलता को ज्योतिषीय गणनाओं और नक्षत्रों की गति से जोड़ता है, जो कि सरासर झूठ है। समझ रहे हो? इतना ही नहीं, कुंडली भ्रामक और सच से परे भी हो सकते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई शादी योग्य लड़का या लड़की किसी टर्मिनल बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि कोई कैंसर की तीसरी या चौथी अवस्था पर है, लेकिन कोई अगर इस बात को छुपाकर पुरोहित से कुंडली मिलवाने जाए तो वह उसके सुखद जीवन की भविष्यवाणी करके उसके सारे गुण मिला देगा। भारत बेमेल शादियों का महासागर है। यहाँ शादियां सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों, जाति, गोत्र, कबीले और समुदायों के संकीर्ण बंधन से जकड़ी हुई हैं। लोग असहमत होते हुए, एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी पूरा जीवन बेमेल रिश्ते में बंधे रहते हैं। इस जकड़न को फैलने से रोकना भी मीडिया की जिम्मेदारी होना चाहिए। बात बेइज्जत करा दिया। अब हम बात करेंगे उस घटना की जो पिछले हफ्ते घटी और मीडिया की गपबाजियों का केंद्र रही। ENI की संपादक स्मिता प्रकाश जी ने दूरदर्शन वाले सुधीर चौधरी का इंटरव्यू लिया। जी हाँ, वही जो देश के सबसे महंगे एंकर कहे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सबसे महंगा
एंकर आज के दिन में आप है। सबसे महंगा और यह सबसे महंगा एंकर जो महीने के 1.25 करोड़ रुपए हमारे और आपके टैक्स के पैसे से अपने घर ले जा रहा है, वह बदले में प्राइम टाइम पर 1 घंटे के लिए हमको क्या दिखा और बता रहा है। एक मिठाई ऐसी भी थी जिसकी जिंदगी दिवाली पर दुखों से भर गई और उस मिठाई का नाम है सोन पापड़ी। अगर आज सोन पापड़ी कोई इंसान होती तो आज वो बहुत दुखी होती, क्योंकि हमारे देश में हर त्योहार पर सबसे ज्यादा जिस मिठाई का तिरस्कार हो रहा है वो है सोन पापड़ी। और दिवाली पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं का मजाक बनाने के लिए भी सोन पापड़ी के मीम्स का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, तो वहां पर सोन पापड़ी पर बने मीम्स इस समय छाए हुए हैं। मतलब दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली में यमुना का पानी सड़ रहा है, बिहार में चुनाव है, लेकिन यह मनुष्य व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने वाले चुटकुलों को इकट्ठा करके हर शाम राष्ट्रीय चैनल पर ठेल दे रहा है और साल का 15 करोड़ रुपए जस्टिफाई कर रहा है। जो भी पैसा मिल रहा है यहाँ या इससे पहले, मैंने उसकी एक एक पाई चुकाई है उस पैसे की। और यहाँ भी अब मान लीजिए अगर मुझे कुछ एक्स अमाउंट मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि प्रसार भारती को उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा और मिल रहा है। तो जितनी हमारी जो डील्स हैं मेरे शो की, डी कोड की, इस समय जो लॉन्ग टर्म डील्स हैं, उसके हिसाब से वो सारा पैसा प्रसार भारती को वापस मिल जाएगा। यह सब देखकर लोगों को शायद मजा भी आ रहा हो। सोन पापड़ी का कोई वोट बैंक तो है नहीं, इसे करने में न किसी की आस्था आहत होगी, न कोई धरना प्रदर्शन करने आएगा, ऐसे ही खुशी खुशी जीवन कट जाएगा। लेकिन हम आज ये बात करने नहीं आए हैं। हम बात करना चाहते हैं ANI को दिए गए इंटरव्यू में सुधीर चौधरी द्वारा बोले गए कुछ सफ़ेद झूठ की। इस इंटरव्यू में सुधीर चौधरी द्वारा किए गए कुछ दावे हकीकत से कोसों दूर हैं और स्मिता प्रकाश ने उस झूठ को बिना सवाल जवाब किए आगे बढ़ा दिया। मसलन सुधीर चौधरी ने अपनी तिहाड़ यात्रा की एक खूबसूरत कहानी स्मिता प्रकाश को सुनाई। कहानी का सार यह कि तत्कालीन UPA सरकार ने जी न्यूज़ में उनकी जनहितकारी पत्रकारिता से तंग आकर साजिशन उन्हें जेल भेजा। सुना जाए, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जब ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था, अन्ना हजारे वाला, ये फाइट अगेंस्ट करप्शन, तब मैं जी का संपादक था और जी उन चैनल्स में था जिसने इसको सबसे ज्यादा कवरेज दी थी। हमने उसको बहुत कवरेज दी क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है हमारे देश में और जो हो रहा है ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है, तो हमने उसको कवरेज दी, जिसकी वजह से उस समय की सरकार हमसे बहुत नाराज थी। मुझसे भी नाराज थी, जी से, मुझसे नाराज थी, सुभाष जी से नाराज थी। कई बार उनको ये मैसेज भी गए कि भाई आप इसको इतना क्यों दिखा रहे हैं। यह झूठ क्यों है वह मैं आपको लगे हाथ बताए देता हूं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की टाइमलाइन में सुधीर का सफेद झूठ छिपा हुआ है। अन्ना के आंदोलन का चेहरा बनने से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम की बुनियाद अरविंद केजरीवाल ने रख दी थी। यह 2010 की बीतती सर्दियों का समय था जब रामलीला मैदान में पहली जनसभा हुई थी। तब तक अन्ना हजारे इस आंदोलन का चेहरा नहीं थे। इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने संगठित रूप से अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, अन्ना हजारे को अपना चेहरा घोषित किया। फिर आई 5 अप्रैल 2011 की तारीख। इस दिन अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। 9 अप्रैल 2011 को सरकार ने संयुक्त समिति बनाकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया और अन्ना ने अनशन तोड़ दिया। इसके करीब 4 महीने बाद 16 अगस्त 2011 को एक बार फिर से अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में अनशन की घोषणा की, लेकिन सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर अन्ना ने जेल में ही अनशन करने की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और अन्ना ने 19 अगस्त से रामलीला मैदान में अनशन की शुरुआत की। ये अन्ना हजारे के आंदोलन के मुख्तसर से टाइमलाइन है। सुधीर चौधरी साफ झूठ बोल रहे हैं कि जब ये सब आंदोलन चल रहा था तब वो जी न्यूज़ पर बतौर संपादक इस आंदोलन की जोरदार कवरेज कर रहे थे। सच्चाई ये है कि सुधीर चौधरी इस आंदोलन का पीक टाइम खत्म होने के बाद, या कहें कि आंदोलन शुरू होने के करीब 1.25 साल बाद, जुलाई 2012 में जी न्यूज़ के संपादक बने थे। तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि अन्ना आंदोलन की जोरदार कवरेज के लिए उनसे बदला लिया गया। इतना सफेद झूठ बोलने वाला आदमी स्मिता जी के पॉडकास्ट पर इज्जत से जगह पा जाता है। इससे पॉडकास्ट की अहमियत और विश्वसनीयता बढ़ती है या घटती है, यह जजमान खुद तय कर लें। पंडित जी को क्या 11 रुपए दक्षिणा से मतलब है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।
पर यह सिर्फ इकलौता झूठ नहीं है, आगे और भी मसाले हैं। और दुख की बात यह कि उन मौकों पर भी स्मिता प्रकाश ने पलटकर सवाल नहीं किया, बस फ्री टिकट दे दिया। सुनिए। मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। किसी भी अदालत ने उनमें से किसी भी मामले में मुझे दोषी नहीं ठहराया। सारी अदालतों ने मुझे क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट दी है। सुधीर का कहना है कि उन्हें अदालतों से सभी मामलों में क्लीन चिट मिल गई। मैं यहाँ 2 मामले और उसकी अंतिम परिणति आपके सामने रखता हूँ। पहला मामला है शिक्षिका उमा खुराना का और दूसरा मामला है जिंदल समूह से 100 करोड़ की उगाही का। पहले उमा खुराना वाले मामले का अंतिम नतीजा जान लीजिए। उमा खुराना दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। उनका एक कथित स्टिंग ऑपरेशन सुधीर चौधरी ने अपने चैनल लाइव इंडिया पर प्रसारित किया था। उनका दावा था कि खुराना अपने स्कूल की लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाती थी। The Delhi High Court, hearing the case against a television channel for a fake sting operation against a school teacher, has said that the sting became a stinking experience for her. Her reputation was damaged, even though the police found no evidence against her. The High Court said courts could award damages in cases of defamation like the Uma Khurana case. Stings should show that the truth revealed is in the public interest, but sting operations should not resort to entrapment. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमा खुराना को दोषमुक्त किया, रिपोर्टर प्रकाश सिंह और उसकी सहयोगी रश्मि सिंह को दोषी ठहराया। लाइव इंडिया के तत्कालीन संपादक सुधीर चौधरी को अपने दायित्व निभाने में असफल मानकर सरकार ने चैनल को 2 महीनों के लिए ऑफ एयर कर दिया। तो यहाँ क्लीन चिट कैसे मिली? अगला मामला सीधे तौर पर सुधीर चौधरी से जुड़ा है, यानी जिंदल समूह से 100 करोड़ की उगाही का। इसके वीडियो आप यदा कदा सर्वदा देखते रहते हैं। सुधीर जी साला स्टार में आए, किसी और में आए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इसलिए परेशान है हिसार से फोन। भाई साहब ये सुभाष जी से बात नहीं हुई क्या? आप तो कंपनी के लिए कर रहे हो समीर जी, पर इनकी तरफ से 20 करोड़ की कमिटमेंट आए कि आपने 20 ओके कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाए। सुधीर जी 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर। 20 से 100 यार 5 टाइम्स। ये वही मामला है जिसमें सुधीर चौधरी को तिहाड़ की यात्रा करनी पड़ी और वो सुधीर चौधरी से तिहाड़ शिरोमणि बने थे। जबरन वसूली के आरोप लगने के लगभग 6 साल बाद 13 जुलाई 2018 को जी समूह के सुभाष चंद्रा, सुधीर चौधरी और नवीन जिंदल के एक ट्वीट ने इस पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। चंद्रा और पूर्व कांग्रेस सांसद जिंदल ने घोषणा की कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए हैं। मुझे खुशी है कि जेएसपीएल और नवीन जिंदल ने जी और उसके संपादकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज उगाही के आरोप वाली एफआईआर वापस ले ली है। इसी तरह जी भी जेएसपीएल और नवीन जिंदल के खिलाफ सभी शिकायतें और मामले वापस लेने पर सहमत हो गया है। मैं नवीन को उनके उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। हमने गलतफहमी की वजह से उत्पन्न हुए सभी मतभेदों को सुलझा लिया है। बीती बातों को भुलाकर मैं खुश हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए सुभाष चंद्रा जी को धन्यवाद। शांति बनी रहे। इस तरह दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। आश्चर्य की बात रही कि कैमरे के स्टिंग में पकड़े गए सुधीर चौधरी ने समझौते के वक्त अपने ट्वीट में दावा किया था कि सच्चाई की जीत हुई और उनकी बेगुनाही साबित हुई। अब स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में वो दावा कर रहे हैं कि अदालतों से उन्हें क्लीन चिट मिली। जो मामला कोर्ट के बाहर आपसी समझौते से खत्म हुआ, उसमें अदालत की क्लीन चिट कहाँ है? घटिया। यह समझौता किन परिस्थितियों में हुआ, उससे जुड़े कुछ और तथ्य जान लीजिए। जिस वक्त यह स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उस वक्त नवीन जिंदल कांग्रेस में थे और सुभाष चंद्रा भाजपा से करीबियां बढ़ा रहे थे। 2016 में चंद्रा भाजपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नवीन जिंदल भी भाजपाई हो गए और फिलहाल भाजपा से लोकसभा सांसद हैं। जाहिर है इस समझौते की वजह बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिसमें दोनों पक्ष एक ही राजनीतिक पाले में खड़े थे। सच ये है कि यह मामला कोर्ट में लड़ा ही नहीं गया और यह बात बहुत पुरानी भी नहीं है। इसके बावजूद जब सुधीर चौधरी ने कहा कि उन्हें हर मामले में अदालतों से क्लीन चिट मिल गई है, तब स्मिता प्रकाश ने पलटकर कुछ नहीं पूछा। लंबे चौड़े इंटरव्यू में सुधीर ने पत्रकारिता की बर्बादी का रोना भी रोया। टीआरपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में जर्नलिज्म को बर्बाद करने के लिए अगर कोई सिंगल हैंडेडली कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो हमारा पूरा ये टीआरपी का मैकेनिज्म है। टेलीविजन पत्रकारिता को सिंगल हैंडेडली टीआरपी ने बर्बाद नहीं किया है। टेलीविजन पत्रकारिता को सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के सफेद झूठ ने भी बर्बाद किया है। मसलन दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ सुधीर का यह इंटरव्यू देखिए। आप ये एश्योर कर सकते हैं दिल्ली में छठ मनाने वालों को कि इस पानी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी साफ है, उनकी त्वचा ठीक रहेगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। 100% मैं खुद
अपने छठ व्रती भाई बहनों के साथ में कई घाटों पे पहुंचूंगी और उनके साथ ही वहाँ उनकी पूजा में शामिल रहूंगी, पानी में भी खड़े होंगे, सूर्य भगवान को अर्घ भी देंगे। आप खुद भी देंगे? बिल्कुल दूंगी। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है। करेंगे कि जब देखें वैसे तो बहुत कोई बुरा नहीं है। यह बात अब साबित हो चुकी है कि जिस पानी को दिखाकर सुधीर चौधरी रेखा गुप्ता का इंटरव्यू कर रहे थे वह यमुना के किनारे बना एक कृत्रिम तालाब है। उसमें पानी दिल्ली जल बोर्ड के पाइप से भरा गया है। यह वो पानी है जो दिल्ली वासियों को पीने के लिए सप्लाई होता है, न कि यमुना का नाली वाला काला पानी। यह सारी तैयारी रेखा गुप्ता के प्रायोजित इंटरव्यू के मद्देनजर की गई है। वसुदेव घाट पर आप देखेंगे कि ये यमुना है और इसके बगल में ये एक पॉन्ड बनाया गया है और यह पॉन्ड कहीं से भी यमुना से टच नहीं करता है। आपको बता दें कि अब ये यमुना का पानी गंदा हो चुका है, इसमें सीवेज का अनट्रीटेड पानी मिल चुका है। इसलिए इस घाट पर छठ मनाने के लिए डायरेक्ट नदी में लोगों को स्नान नहीं कराया जाएगा, बल्कि यहाँ पर पॉन्ड बनाया गया है और यह पॉन्ड नदी से अलग है। सुधीर चौधरी का एक ही सच है, मौका परस्ती। बड़ी संख्या में पत्रकारों ने सत्ता के साथ साठगांठ कर ली है। वो जनता के सवाल सरकारों से पूछने की बजाय सरकारों के प्रोपेगेंडा को जनता के दिमाग में भरने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जारी इस उलटबांसी की वजह है विज्ञापन का दबाव। न्यूज लॉन्ड्री का प्रयास है कि पत्रकारिता विज्ञापन से मुक्त हो और आप यानी जनता के पैसे से चले, ताकि वह जनता के सवाल सरकारों से पूछ सके। हमारी इस कोशिश को आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में यमुना का पानी पीने योग्य हो गया है, यह गलतफहमी मैं नहीं फैला रहा, बल्कि भाजपा के तमाम छुटभइये नेता और विधायक टाइप लोग फैला रहे हैं। आज मैं चुनौती दे रहा हूं सर, आज भाजपा का आपको फिर से चुनौती दे रहे हैं। 6 बार आपने पिया, ये चाहते हैं आप 7वीं बार तो ये चाहते हैं आप 7वीं बार निभा। एक बात बताइए, आप ये जो बॉटल दिखा रहे हैं ना, तो ये क्या आम आदमी पार्टी का भी फेलियर नहीं है? क्या ये आम आदमी पार्टी का फेलियर नहीं है कि 10 साल में यमुना को किस स्थिति में छोड़कर? हमने तो ईमानदारी से ये माना था कि हम यमुना को साफ नहीं कर पाए, करेंगे, लेकिन ये लोग जो हैं ये यमुना जी को 1 सेकंड नहीं पूरा पी के दिखाइए। अरे पूरा मेरी मर्जी, आओ हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना, पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ये पानी है और ये पानी पीने लायक भी है, जिस पानी को तुम गंदा बता रहे हो। इतना ही नहीं, यमुना का पानी इतना निर्मल हो गया है कि छठ के मौके पर जो नया घाट बना है उसमें कलकल करता निर्मल यमुना का पानी बह रहा है। तो यमुना जी के प्रदूषण में आपने कितना सिल्ट हटाया है, कितना काम हुआ है? अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ मशीन वहाँ मशीन सब लगा हुआ है। देखिए, ये नॉन स्टॉप काम है। पानी मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? बहुत फ़र्क है। जो यमुना जी हमें 8 महीने पहले मिली थी और आज जो यमुना जी आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आप निगाह उठा करके देख लीजिए, आपको स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। ये तमाम लोग भले ही यमुना के पानी के साफ होने का दिखावा कर रहे हैं, पर आप लोग सतर्क रहिए, इनके फर्जीवाड़े में मत पड़िए, वरना इनके इलाज का पैसा तो सरकार उठाएगी, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ जाएगी। जिस पानी को सुधीर चौधरी अंजुरी में भरकर टपका रहे हैं वह यमुना का पानी ही नहीं है, इसकी पोल खुल चुकी है। जो हाल पानी का है वही हाल दिल्ली की हवा का भी है। दिल्ली की जनता उसी जहरीली हवा में सांस ले रही है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने लिए 5.5 लाख रुपए के नए नवेले एयर प्यूरिफायर मंगवा लिए हैं। PWD द्वारा जारी कार्य आदेश में दिल्ली सचिवालय और नई दिल्ली सचिवालय में विभिन्न स्थानों पर 15 स्मार्ट एयर प्यूरिफायर की आपूर्ति और स्थापना की मंजूरी दी गई है। इस खरीद की कुल लागत 5,45,175 रुपए है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस तरह रेखा गुप्ता का भी धरती पर आना सफल रहा। हमको और आपको धरती पर आने का मनोरथ सिद्ध करने में अभी शायद 1 आध जन्म और लेना पड़ेगा।
क्योंकि जैसे यमुना का पानी पीने योग्य दिखाया जा रहा है, वैसे ही दिल्ली की हवा भी सांसों के लायक है, यह दिखाने के लिए एक प्रपंच किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन। ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। यह खुलासा भी हो चुका है। जिस जगह पर एयर क्वालिटी निगरानी का सेंटर है, उस सेंटर के इर्द गिर्द लगातार पानी का छिड़काव करके AQI के डेटा में हेरफेर की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप से अलग ये दोनों स्थितियां हमें बताती हैं कि इस देश का राजनीतिक वर्ग कितना बेहया और मोटी चमड़ी वाला हो चुका है। वह आंखों में धूल झोंक कर यह झूठ फैला रहा है कि यमुना का पानी और दिल्ली की हवा दोनों साफ है। आप भी अब इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज पोर्टली से है। यह बिहार के पलायन की सच्चाई को पंजाब और हरियाणा से दिखाती है। जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तब बिहार के वो लाखों मजदूर जो पंजाब या हरियाणा में मजदूरी कर रहे हैं, वो वोट डालने के लिए अपने घरों को क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वोट से पेट नहीं भरता, काम करने से भरता है। और बिहार की सरकार घर पर काम करने का अवसर नहीं दे पाई है। ये आपका चुनाव है, पता है ना आपको? चुनाव है तो चुनाव से क्या, हमारे पे कुछ नहीं लेना देना है। वोट डालने नहीं जाओगे? क्या कह रहे हो? सरकार गंदा है। 15 साल लालू चलाया, 20 साल नीतीश चलाया, सरकार गंदा है। किसकी? इनकी कि उनकी? दोनों का सरकार गंदा है। पंजाब में मेहनत करते हैं, अगर वहाँ पर मेरे को 20,000 25,000 का महीना मिलेगा तो क्या जरूरत है यहाँ पर आने का? ये बताओ आप। वहाँ पर अगर कारखाना खोलेगा, 20,000 25,000 मिलेगा, उसी में हम गुजारा कर लेगा। जाने से पहले एक और बात, बिहार में चुनाव से जुड़े हमारे NL सेना प्रोजेक्ट को समर्थन दीजिए ताकि हमारी टीम बिहार का जमीनी सच आप तक ला सके। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।